हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं। एक ऐसी कहानी है जिसमें हम देखने वाले हैं कि कैसे समुंदर के बीच एक झील में क्या होता है और क्या सच में वहाँ से कोई भागने का प्लान बना रहा है, और अगर बना भी रहा है तो एक विशाल समुंदर को कैसे वो पार करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत में हम डैनी नाम के लड़के को देखते हैं जो कि आराम से सो रहा है। इतने में कुछ लोग आकर उसको एक इंजेक्शन लगा देते हैं और साथ में ले जाने लगते हैं। बाहर उसके पेरेंट्स ये सब देख रहे थे, पर उसे कहते हैं कि बेटी ये तुम्हारी भलाई के लिए है। अब वो उसे कहाँ ले गए और आखिर क्यों उसके पेरेंट्स ने उन लोगों को रोका नहीं, ये सब आपको कुछ ही देर में पता लग जाएगा। अब सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है यहाँ से स्टोरी की मेन किरदार सोफी पर, जो कि एक अमीर बाप की बेटी है। वो एक स्टोर में जाकर तोड़ फोड़ मचाने लगती। तभी बेन नाम का लड़का आकर उसे साइड में लेकर जाता है और समझाता है कि ऐसा मत करो। दरअसल बेन उसका बॉयफ्रेंड है और वो दोनों सालों से साथ में है। उसके बाद वो अपने घर को लौट जाती है, जहाँ पर हम उसके डैड को देखते हैं जो कि एक पॉलिटिशियन है। वो उनके सामने गंदी गंदी गालियाँ देना शुरू करती है और स्मोक भी करती है, क्योंकि उन्होंने उसकी इजाज़त के बिना उसके रूम की तलाशी ली। ये सब देखकर उसके सौतेले पिता को कुछ खास खुश नहीं होते। इसीलिए वो हैना, जो कि उनकी पत्नी थी, उसे सोफिया को अंदर ले जाने को कहते हैं, क्योंकि अब उसकी कोई भी गलती माफ़ नहीं होगी। पर सोफी अपने रूम में जाने के बजाय बेन से मिलने के लिए चली जाती है, और जब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी कुछ लोग आकर उसको पकड़ लेते हैं और एक इंजेक्शन लगाकर उसको अपने साथ ले जाते हैं। बेन परेशान हालत में सोफी के घर पहुंचता है, जहां कार्ल, जो कि उसके पिता थे, वो बेन को बताते हैं कि सोफी को अभी कोई भी 2 सालों तक नहीं देख सकता। वो हमारे घर को ख़राब कर रही है। अब तुम भी अपने घर जाओ, वरना मैं पुलिस को बुला दूंगा। जो सुनकर बेन डर जाता है और घर की ओर निकल जाता है। अगले दिन जब सोफी की आंख खुलती है तो वो समुंदर के बीच चल रहा है एक बोट पर, जिसके अंदर डैनी और मॉरिसन नाम का बंदा भी है। वो दोनों उल्टियां करे जा रहे हैं। सोफी वहां मौजूद 2 अनजान लोगों से पूछती है कि वो लोग कौन है, उसे कहाँ ले जा रहे हैं, पर वो तो किसी गूंगे बहरे की तरह बैठे हुए थे। दरअसल इन्हें एक फिशी आइलैंड नाम की जगह पर उतारा जाता है, जो कि चारों ओर से समुंदर से घिरी हुई है, और एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में ले जाया जाता है। पर ये कोई आम रिहाब सेंटर नहीं है। माँ बाप एक पेपर पर साइन करके यहाँ भेजते हैं यहाँ अपने बच्चों को, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता कि वो वापस जिंदा लौटेंगे या नहीं, या फिर वहीं मारे जाएंगे, क्योंकि ऐसे कैंप में हर साल 40 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो जाया करती है। सिक्योरिटी हेड लोगन की टीम इन तीनों के पैरों में सेंसर लगा देते हैं, ताकि अगर उन्होंने भागने की कोशिश करी तो वो फट जाए। इसके बाद इन्हें वहाँ कुछ कॉन्क्रीट ब्रिक से बांध दिया जाता है और वहीं समुद्र किनारे छोड़ देते हैं। रात होने पर मौसम ठंडा हो जाता है, लहरें ऊंची हो जाती है, लेकिन कोई नहीं आता इनका हाल चाल पूछने के लिए। सुबह होते ही डैनी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। वो एकदम लुढ़क सा रहा था। ऊपर से उसे गुस्सा भी आ रहा है कि इतने में वहाँ पर हेड आर्थर आकर उन्हें एक स्पीच देता है कि तुम्हें यहाँ पर इसलिए लाया गया है ताकि तुम खुद को सुधार सको। जो सुनकर डैनी उसको गंदी गंदी गालियाँ देने लगता है, जिससे कि आर्थर उसके पैरों में अपनी छड़ी घुसा देता है और फिर उसके लोग उसे बहुत मारते हैं। इस बीच सोफी देखती है कि वो सभी कुछ न कुछ काम कर रहे हैं। यहाँ एना नाम की लड़की सोफी और उसके साथ आए लोगों को समझाती है कि असल में यहाँ चीज़ें कैसे काम करती है। वो बताती है कि यहाँ पर 3 ग्रुप हैं, ब्लैक शर्ट वाले जैसे कि तुम लोग, उसके बाद आते हैं येलो शर्ट वाले, आखिर में वाइट शर्ट वाले जो मैंने पहन रखी है। ये वाइट शर्ट तुम्हारी आज़ादी का प्रतीक है, जैसे कि मैं 2 महीने में घर जाने वाली हूँ। ये शर्ट तुम्हारी प्रोग्रेस ग्रोथ को भी शो करेगी और तुम्हें ये बार बार बताएगी कि तुम्हें यहाँ आकर क्या हासिल किया। इसके बाद ट्रेना, जो कि आर्थर की बहन है, वो उसके कपड़े उतरवा कर उसे चेक करती है, कहीं वो कुछ सामान लेकर तो नहीं आई है। और इसके बाद उन्हें उनके काम दे दिए जाते हैं, जैसे कि आधे दिन उन्हें पढ़ाई करनी पड़ती है और इसके बाद पूरे दिन काम और फिर सड़ा हुआ खाना और रात में गंदे पानी से शावर। यही उनका रूटीन है जो सब कुछ सोफी झेल रही थी। इस बीच वो ये भी नोटिस करती है कि वाइट शर्ट वाले कोई भी काम नहीं करते। उन्हें अच्छा खाना दिया जाता है और अच्छे रूम भी, और वो और सब लोगों पर नज़र भी रखती है, कहीं वो कोई रूल ब्रेक तो नहीं कर रहे हैं। वहीं शहर में हैना बेन से मिलता है और समझाती है कि तुम्हें बार बार ऐसे घर पे कॉल नहीं करना चाहिए, वरना कार्ल अपने लोगों से कहकर तुम्हें गायब करवा देगा। तुम उसे नहीं जानते। पर बेन बार बार उसे यही पूछता है कि आखिर वो कहाँ गई है। तब हैना बताती है कि जब से उसके डैड की मौत हुई है उसे ये लगने लगा है कि मैंने उन्हें मरवाया, जिससे कारण वो नशे में रहने लगी है। आए दिन वो अपने कमरे में बेहोश पड़ी मिलती थी। इसके बाद उसके डैड ने साउथ पैसिफिक के बीच में बने एक कैंप में उसे भेज दिया है
और उसको हैना ने ये बात बहुत ही डर डर कर बोली थी, क्योंकि उसे पता था कि काल किस किस्म का आदमी है। अब घर जाकर बेन उसी के बारे में सर्च करना शुरू कर देता है। वहाँ सोफी देखती है कि जो लोग रूल्स को ब्रेक करते हैं उन्हें ज़मीन के नीचे खुदे गड्ढों में बंद कर दिया जाता है, एक सज़ा के तौर पर कुछ ऐसी सज़ा भी होती है जो आज तक किसी को उसके बारे में नहीं पता चला, वो कहाँ दी जाती है। अब इसके बाद एक सेशन होता है जिसमें ट्रेना नाम की लड़की को बीच में खड़ा करके आर्थर उसे पूछता है कि वो यहाँ किस लिए आई है, पर उसे नहीं पता। तभी कुछ लड़के आकर उसे मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं, उसे बुली भी करते हैं और उसे बार बार वो चीज़ें याद दिलाने लगते हैं जिसके कारण वो यहाँ पर आई थी। ये सब सुनकर ट्रेना रोना शुरू कर देती है। तभी आना और कुछ लड़कियाँ आकर उसे गले से लगा लेती हैं, जो सोफिया को एक ड्रामा लगता है, इसीलिए वो उसे इग्नोर करती। धीरे धीरे समय के साथ वो यहाँ के कामों में ढलना शुरू हो गई है, क्योंकि उसे भी अब वो वाइट शर्ट चाहिए या फिर उसको ऐसा कुछ मिल जाए जिससे कि वो यहाँ से भाग सके। और उसका नेचर हम जानते हैं कि वो ऐसी लड़की है कि अपनी जान की परवाह नहीं करती, इसीलिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। दिन रात में आज हमें पता चलता है कि डिनर में बहुत दिन बाद चिकन बना है, पर सिर्फ वाइट टी शर्ट वालों के लिए। पर ट्रेना उसकी कुछ टुकड़ों को चुरा कर साइड में ले जाकर खाने लगती है, जिसको आर्थर देख लेता है और कहता है कि वो उसको येलो शर्ट में ट्रांसफ़र करने वाला था, लेकिन अब वो हमेशा इसी में रहेगी। ये सुनकर ट्रेना डर जाती है और कुछ भी करने को तैयार हो जाती है, जिसका फ़ायदा आर्थर उठा लेता है। और इसी दौरान तेज़ तूफान आता है, पर कोई गार्ड मदद नहीं करता और आर्थर कहता है कि इन सभी को उनके हाल में ही छोड़ दो। सोफिया जब ट्रेना को भीगते हुए देखती है तो फ़ौरन उसकी मदद करती है। दिन अगले दिन हम देखते हैं कि ट्रेना को उसी जगह का इंचार्ज बना दिया गया है, यानी कि उसके पास अब पावर आ गई है। वो ब्लैक शर्ट वालों को ऑर्डर दे सकती है जिसका वो गलत इस्तेमाल करती है। जो सोफिया ने उसकी रात में मदद की उसी की ओर वो कीचड़ में उसे ढकेल देती है, क्योंकि वो सही से काम नहीं कर रही थी। और बाद में वो कुछ लड़कियों से कहकर उसे मरवाती भी है, जो देखकर आर्थर सोफिया से अकेले में बात करने की कोशिश करता है। वो उसको तोड़ने की कोशिश करता है, ये कहकर कि वो किसी के काबिल नहीं है, ये कहकर कि वो उसे दूध और बिस्किट ऑफर भी करता है। दिन सोफिया उसको फेंक कर चली जाती है और वो ट्रेना जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है। आज की रात हमें पता चलता है कि बेन भी यहाँ पर आ गया है, जिसको कुछ देर बाद सोफिया उसके सामने खाना खाते हुए देख लेती है, पर उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, इसीलिए वो उठकर वहाँ से चली जाती है। बेन भी उसके पीछे पीछे जाता है और बर्तन धोने के बहाने वो उसे बताता है कि मैं यहाँ पर जानबूझ कर आया हूँ ताकि हम दोनों यहाँ से भाग सके। ये कहकर वो एक कांटेदार चम्मच को चुपके से जेब में रख लेता है। सुबह हम देखते हैं कि लड़कों को रनिंग करवाई जा रही है। इसके बाद उन्हें समुद्र में स्विम भी करवाया जाता है, जिसमें डैनी बड़ी ही मुश्किल से खुद की जान को बचाता है, क्योंकि लहरें बहुत तेज़ थी। कुछ दिन और बीत जाते हैं और आज सोफ़ी को यहाँ पर आए हुए 1 महीने से ऊपर का समय हो गया, इसीलिए जो पहले ट्रेना के साथ हुआ करता था आज उसके साथ भी वही हो रहा है। उसे 20 सर्कल में लाया जाता है, जहाँ आर्थर उसे सवाल करता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है। वो कुछ नहीं बोलती, जिसके बाद कुछ लड़कियाँ आकर उसे मारती हैं, पीटती हैं और धक्का मुक्की करती हैं और बार बार वही चीज़ें बोलती हैं जो कि वो सुनना नहीं चाहती, जिससे सोफ़ी रोने लगती है और आखिर में कह देती है कि हाँ, मैंने उस दिन झूठी माफ़ी मांगी जब मेरे घर कुछ गेस्ट आए थे, और ये भी कहा कि काल मेरे रूम में हर रोज़ आता है, जो बोलकर वो खूब रोने लगती है। और फिर जब वो लोग चले जाते हैं तो देखती है कि ट्रेना ने येलो शर्ट पहनी हुई है और वो आर्थर के साथ कहीं जा रही है। वो उसका पीछा करती है, पर इतने में पीछे से बेन आकर उसे पकड़ लेता है और कहता है कि उसके पास एक अच्छा प्लान है यहाँ से भागने का। पर सोफिया तो पूरी तरह से अब ब्रेन वॉश हो चुकी है। उसने मान लिया है कि वो किसी के काबिल नहीं है, इसीलिए उसके लिए यही सही जगह है। और ये सुनकर बेन को तो समझ ही नहीं आता कि असल में उसे हुआ क्या है। अगले दिन हमें देखते हैं कि सभी से लेटर लिखवाए जाते हैं उनके पेरेंट्स के लिए। उधर कुछ लड़के वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं, जिसके चलते बेन गलती से आइलैंड की सीमा को पार कर देता है, जिसके कारण उसका वो सेंसर ऑन हो जाता है कि तभी कुछ गार्ड आकर उसे बंद कर देते हैं, क्योंकि वो खेल खेल में बाहर गया था। लेकिन यहाँ बेन को समझ आ गया था कि वो फटने वाली बात बिल्कुल झूठ थी। उसे ये भी समझ आ गया कि वो काम कैसे करता है। वहीं शाम में आर्थर एक लड़के को लेकर आता है और सभी के सामने बताता है कि इसका केस बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल था, जिसके कारण इसको 2 साल लग गए। पर अब ये घर जा रहा है और मैं इसको अपने लॉस एंजल्स वाले सेमिनार में लोगों के सामने पेश करूँगा, जिससे लोगों को थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी कि वो किसी भी चीज़ को हासिल कर सके। जो सुनकर सोफिया बेन से कहती है कि तुम मुझे प्लान बता देना, जो कुछ भी तुमने सोचा था। दरअसल वो बस नाटक कर रही थी ताकि सभी को लगे कि वो यहाँ पर एडजस्ट हो गई है, उसको अब किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है।
रात में आर्थर की बहन लिंडा उन लेटर्स को पढ़ती है, जिसमें जब वो सोफी का पढ़ती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। इसीलिए वो उसे आर्थर के पास लेकर जाती है। दरअसल उसमें सोफिया ने अपने मरे हुए बाप के बारे में कुछ लिखा था, जो पढ़कर आर्थर को लगता है कि ये झूठ है। वो बस हमें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है। चलो मैं शहर के लिए निकल रहा हूँ। पर लिंडा उसे जाने से मना करती है क्योंकि उसे कुछ लीगल अथॉरिटीज़ के आने का डर सता रहा है। दरअसल दोस्तों, अब मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है इस कैंप में। पर आर्थर कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उधर हम बेन को देखते हैं, जिसको समझ आ गया है कि आखिर उस सेंसर को बंद और चालू कैसे किया जाएगा। इसीलिए आर्थर के जाने के कुछ घंटों बाद वो सोफी के टेंट में जाता है और फिर उसको बाहर लेकर आता है, जहां वो आइलैंड की सीमा पर पहुंचकर सोफी के भी सेंसर को बंद कर देता है। इस वजह से वो अलार्म नहीं बजता। देन वो लोग आर्थर के ऑफिस जाते हैं, जहां से अपने पर्सनल सामानों को ले लेते हैं। फिर जंगल से होते हुए किनारे तक आ जाते हैं। वहीं उन्हें एक बोट दिखती है, जिसमें बैठकर वो भाग जाते हैं। लेकिन इस समुंदर को पार कर पाना बहुत ही मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि तेज तेज लहरें इनके मुंह पर थपेले मार रही थी, जिसके चलते इनकी बोट पलट जाती है। अब इन्हें स्विम करना पड़ेगा। शुक्र है कि एक आइलैंड के करीब ही होते हैं, इसीलिए कुछ घंटों की स्विम के बाद वो वहाँ पहुँच जाते हैं और अपनी आज़ादी के मज़े लेते हैं। वहीं लॉस एंजलिस में आर्थर अपने सेमिनार में कैंप की सिर्फ अच्छी अच्छी बातें लोगों के सामने रखता है। ऑब्वियस सी बात है, ताकि लोगों की लगे कि वो अच्छा काम कर रहा है। वहीं सोफी के पेरेंट्स भी थे, जो बताते हैं कि बेन ने उनकी बेटी को बिगाड़ा है और अब वो भी उनकी करतूतों की वजह से वहाँ पर गया है। जो सुनकर आर्थर को शक होता है, क्योंकि अभी तक उसको बेन के बारे में कुछ पता नहीं था। वो फौरन लोगों को मैसेज करता है, अलर्ट होने को कहता है। वहीं उस आइलैंड पर दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे कि तभी वहाँ पर लोगन अपने लोगों को लेकर आ जाता है और बेन को बहुत मारता है। दिन दोनों को वापस उसी कैंप में ले जाकर बंद कर देता है। पर अब कुछ दिनों तक दोनों को उसी गड्ढे में रहना पड़ेगा सज़ा के तौर पर आर्थर अनाउंस भी करता है कि आज से 3 महीने तक ना तो किसी को ब्रेक और ना ही खाना मिलेगा, ताकि सभी को एहसास हो किसी के भागने से यहाँ पर क्या सज़ा मिलती है। इसके बाद अब डैनी को उसी सर्कल में खड़ा किया जाता है, पर वो उन लोगों के सामने नहीं टूटता। उल्टा आर्थर को ही कहता है कि वो ये सब दिखावा कर रहा है, यहाँ पर कोई कैंप नहीं चल रहा है, बस लोगों को बुरी तरह से मारा पीटा जा रहा है। जो सुनकर आर्थर उसको एक जोरदार पंच देता है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। वहीं उन गड्ढों में वो दोनों पड़े हुए थे, भूखे प्यासे, चाहे आंधी आए या फिर तूफान, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर 2 हफ्तों के बाद उन्हें बाहर निकाला जाता है। आर्थर बेन से कहता है कि उसने सोफिया का पूरा रूटीन खराब कर दिया, इसीलिए अब दूसरे कैंप में शिफ्ट किया जाएगा 3 दिनों में, तब तक उसके करीब ही ना जाए वो। सोफिया उससे बात करने की कोशिश करती है, पर बेन अभी भी चुप था। तब वो बार बार उसे उकसाती है। दिन तंग आकर वो आर्थर वाली बात उसे कह देता है। एक दिन हम देखते हैं कि लोगन ट्रीना के साथ ज़बरदस्ती करता है और फिर उसे उसी हालत में छोड़कर चला जाता है। जब सोफिया की नज़र ट्रीना पर पड़ती है तो वो उससे बात करने की कोशिश करती है। पहले तो वो कुछ भी बताने से डर रही थी, लेकिन बाद में वो उसे लोगन की सारी हरकतों के बारे में बता देती है, जो सुनकर सोफिया उसे गले से लगा लेती है। अब अगले दिन सब लड़के फिर से स्विम के लिए जाते हैं और आज फिर से डैनी किनारे तक नहीं आ पाता, लेकिन उसने एक बॉय पकड़ लिया था क्योंकि लहरें बहुत तेज थी। बेन उसकी मदद करना चाहता है, पर लोगन उसे रोकता है। वो कहता है कि जैसे सब आए थे वैसे ही वो भी आएगा। तभी एक तेज लहर आती है, जिससे डैनी नीचे जाकर एक पत्थर से जोरदार टकराता है। बेन से देखा नहीं जाता, इसीलिए वो खुद को फ्री करके उसे बचाने के लिए जाता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि डैनी ने अपना दम तोड़ दिया। जब इस चीज़ को बेन देखता है तो वो लोगन पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, लेकिन वो अपने लोगों से झूठ कहता है। ये भागने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए इसकी मौत हो गई। जब ये चीज़ आर्थर को पता लगती है तो वो लोगन को बहुत सुनाता है, क्योंकि उसकी मौत को सभी लड़कों ने देख लिया था और अब उनके अंदर गुस्सा भर चुका है। वहीं लिंडा भी ये कह देती है कि कुछ दिनों से कैंप का माहौल ठीक नहीं है, जो सुनकर आर्थर उसको एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है और लोगन को शाम को सर्कल में आने को कहता है। अब शाम होने पर सभी देखते हैं कि आज सर्कल में लोगन है, जहां आर्थर कहता है कि यहाँ पर कानून सभी के लिए बराबर है, कोई छोटा या बड़ा नहीं है। पर वो ये सब सिंपैथी के लिए कह रहा था, पर कोई भी आगे नहीं आता, क्योंकि सभी को डर था कि लोगन उन्हें नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन ट्रीना आगे आती है और उसके मुंह पर कहती है कि इस आदमी ने न जाने कितनी लड़कियों को येलो शर्ट के लिए उससे यूज़ किया, जिसके बाद एक एक करके वो लड़कियां सामने आने लगती हैं, जिनका इस्तेमाल लोगन ने किया था। धीरे धीरे वो सभी लोगन के ऊपर छड़ियों से वार करना शुरू करती हैं। सोफिया उसको बेन की मौत का जिम्मेदार ठहराती है। आर्थर उन सभी को ऐसा देखकर उन्हें तोड़ने की कोशिश करता है, ताकि वो फिर से उसकी बातों में मैनिपुलेट हो जाए। वो उन लोगों को ये कहकर तोड़ता है कि तुम लोगों को
तभी तुम्हारे परिवार वालों ने यहाँ भेजा है, क्योंकि तुम्हारे अंदर क्रूरता है। लेकिन इतने में बेन बीच में आकर उसे सच्चाई सभी के सामने बोलना शुरू करता है। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे पहले कैंप सिटी में था, वहां पर तुम्हारी वजह से 40 लोगों की मौत हो गई और इसीलिए तुमने डर के मारे अपने कैंप को ऐसे दूर दराज के आइलैंड पर शिफ्ट कर दिया ताकि पुलिस की नजर तुम पर ना पड़े। वो सभी बच्चों के सामने एक जोरदार आजादी की स्पीच देता है, जिससे कि उनके अंदर क्रांति की उम्मीद जाग जाए। सभी एक साथ आ जाते हैं और पूरे कैंप में तोड़ फोड़ करना शुरू करते हैं। लोगन भागने की कोशिश करता है पर उसकी कार में ये लोग आग लगा देते हैं, जिसमें वो जलकर भस्म हो जाता है। पूरा कैंप धुआं धुआं हो रहा था। वहीं बेन और जैक आर्थर के ऑफिस में जाते हैं, जहां वो उन्हें एक स्पीच देने लगते हैं, क्योंकि आजकल लोगों को तलवार और बंदूक से नहीं बल्कि बातों से भड़काया जा सकता है, जो बात वो जानता था। लेकिन इतने में जैक पीछे से आकर उस पर वार करता है और उसे चाकू से मार डालने की कोशिश करता है, पर वो रोक लेता है, क्योंकि वो लोग उसे भी वही सजा देना चाहते थे जो कि उसने उन्हें दी थी। वो उसे ले जाकर उसे गड्ढे में डाल देते हैं और ऊपर से बंद कर देते हैं। देन वो सभी वहां से भाग जाते हैं और अपनी आज़ादी के मजे लेते हैं। पर आपको क्या लगता है, इसमें उन बच्चों की गलती नहीं है? वो भी तो यहाँ पर अपनी ही गलतियों के कारण आए थे। लेकिन कहीं ना कहीं आर्थर की भी गलती थी। अगर वो इस कैंप को एक रिहैबिलिटेशन कैंप के तौर पर चलाता, लेकिन उसने तो सभी का फायदा उठाया, जिसके चलते कुछ बेवजह मौतें हो गई और ये संख्या उसके सारे कैंप में बढ़ती जा रही थी। आपके नज़रिए में कौन सही था, आर्थर या फिर वो बच्चे? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।